हेलो सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हमारी ये अपनी दूसरी क्लास रहेगी किसकी, बीएड फर्स्ट ईयर की। ठीक है, बीएड और फर्स्ट ईयर की। ये जो पेपर है हमारा, कौन सा, पेपर 1। कल हमने इसकी पहली क्लास की थी और आज हम रहेगी इसकी दूसरी क्लास। तो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था वृद्धि और विकास के बारे में, और आज हम करेंगे डॉक्टर जीन पियाजे के बारे में। डॉक्टर जीन पियाजे के बारे में। डॉक्टर जीन पियाजे का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, क्योंकि जो पियाजे है ना, इसकी जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आपके बीएड में तो पूछी ही जाएगी, लेकिन जब आप आगे कोई भी टेट का पेपर दोगे ना, किसी भी स्टेट का, तो वहां पर भी ऐसा कोई साइकोलॉजी का पेपर रेयर ही होता है जिसमें पियाजे नहीं आता। पियाजे के बारे में बार बार पूछा जाता है, और मैंने तो आपको कल ही ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर बच्चा बीएड में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा तो उसको आगे बड़ी दिक्कत आने वाली है। लेकिन जब बीएड में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो यही आता है एग्जाम के अंदर बाद में। तो आप जो बीएड कर रहे हो ना, आप केवल इस बीएड के इसी 2 सालों के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए। आप पढ़िए अपने आगे आने वाले समय से को देखकर कि भाई ये तो हमने क्लियर करना ही करना है, अच्छे नंबर लेकर बीएड तो हमने क्लियर करनी ही करनी है। लेकिन जो आगे हमारा जो एग्जाम होगा ना, तभी तो आप टीचर बनोगे। अगर आपने टेट ही क्लियर नहीं किया, बीएड क्लियर नहीं की, तो फिर टीचर भला कैसे बनोगे। तो आपको जब टीचर बनना है तो फिर आप इसके लिए तैयारी अभी से शुरू करो, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करना शुरू कर दो। तो पियाजे का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो पियाजे का, डॉक्टर जीन पियाजे क्या, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये हम आज करेंगे। तो देखिए, डॉक्टर जीन पियाजे, डॉक्टर जीन पियाजे, डॉक्टर जीन पियाजे ये कौन थे। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। आप यूं कह सकते हो कि ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कौन थे, एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। डॉक्टर जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। और ये जेनेवा के एक विश्वविद्यालय में, जेनेवा के विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान के, जिसको आप क्या कहते हो, जूलॉजी के प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है ना, जूलॉजी के क्या हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे। इनके बारे में ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। जितना ध्यान से सुनोगे तो आपको किताब में से तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। तभी तो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तभी तो समझा रहे हैं, ताकि आप जब घर बैठकर तैयारी कर रहे हो अपना बीएड की, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। आपको ये कमी महसूस नहीं होगी कि आपने क्लास में नहीं पढ़ा, आप खाली रट्टा मार रहे हो। रट्टाफिकेशन ज़्यादा नहीं चलता भाई। तो डॉक्टर जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ये जुनेवा विश्वविद्यालय के अंदर जूलॉजी के प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने अपनी छोटी सी आयु में, इन्होंने बिल्कुल छोटी सी आयु के अंदर जूलॉजी के अंदर पीएचडी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। पीएचडी की जो उपाधि है वो इन्होंने ग्रहण कर ली थी। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं कि जो डॉक्टर जीन पियाजे हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी, 35 पुस्तकें लिखी। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 35 पुस्तकें लिखी, जो कि इनकी बड़ी क्या है, फेमस है, इनकी बड़ी फेमस है। तो जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने अपने ही 3 बच्चों का अध्ययन किया था। इनके 3 बच्चे थे। 3 बच्चों का क्या किया, इन्होंने अपने ही 3 बच्चों का अध्ययन किया था। इनके 3 बच्चे थे, एक बेटा था और 2 क्या थी भाई, बेटियां थी। एक बेटा और 2 क्या थी, बेटियां थी। बेटे का नाम क्या था, बेटियां थी, एक मिनट, ल्यूसिन और जैक्सिन, ल्यूसिन और जैक्सिन। और बेटे का नाम शायद विक्टर था, इनके बेटे का नाम। ठीक है, ल्यूसिन और जैक्सिन और विक्टर, ये इनके बच्चों के नाम थे। अपने ही 3 बच्चों पर इन्होंने
अपने ही 3 बच्चों पर इन्होंने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखा और अलग अलग प्रयोगशालाओं में इन्होंने अनेक प्रयोग के माध्यम से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, जिनको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर जीन पियाजे का अपने ही बच्चों पर अध्ययन करने के कारण इनको बड़ी आलोचना का भी शिकार होना पड़ा, क्योंकि अन्य मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि डॉक्टर जीन पियाजे ने जो सैंपल लिया है वो थोड़ा लिया है और अपने ही बच्चों का लिया है, यानी कि जो इनके बच्चे थे वो एक ही हेरिडिटी के थे और एक ही एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहे थे। अलग अलग बच्चों का इन्होंने नहीं लिया, इनको आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। लेकिन इनका जो सिद्धांत है वो इतना बड़ा है, इतना महान है कि ये जो आलोचना है वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती हुई। इनका सिद्धांत जो है वो बड़ा फेमस है मनोविज्ञान के अंदर। तो इन्होंने क्या, फ्रांस के बीने के साथ मिलकर, फ्रांस के अंदर बीने था जिसने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो फ्रांस के बीने के साथ मिलकर इन्होंने कई वर्षों तक काम किया था। ठीक है ना, कई वर्षों तक क्या किया था, काम किया था। किसके साथ मिलकर, फ्रांस के बीने के साथ मिलकर। और इन्होंने ये एक निष्कर्ष निकाला कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात नहीं होती। इन्होंने क्या कहा कि जो बुद्धि है वो जन्मजात नहीं होती। इनसे पहले यानी कि डॉक्टर जीन पियाजे से पहले ये माना जाता था कि बुद्धि जन्मजात होती है। जैसे बोल देते हैं ना हम भी आपस में कि भाई जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो तू कहाँ खड़ा था, मतलब बुद्धि जन्मजात होती है, पहले ये माना जाता था। लेकिन डॉक्टर जीन पियाजे ने बीने के साथ मिलकर कई वर्षों तक काम किया और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो बुद्धि है वो जन्मजात नहीं होती। जो बुद्धि है उसको वातावरण से अर्जित किया जाता है। किससे, वातावरण से बुद्धि को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। जैसे जैसे बच्चा वातावरण के अंदर बढ़ता है, जैसा उसको वातावरण मिलता है वैसा ही बच्चे की बुद्धि भी बढ़ती जाती है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके बुद्धि के अंदर वो बातें नहीं आ सकती जो एक बड़े बच्चे की बुद्धि में आ सकती है। जैसे बच्चा छोटा है और माता पिता यदि उसको घर की कोई समस्या बड़ी महत्वपूर्ण उसको बता रहे हैं और बच्चे को वो समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो अधिगम नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चा कैसे सीखेगा, अपनी बुद्धि के अनुसार ही सीखेगा। बच्चा जो है उसके अंदर सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसीलिए पियाजे ने बच्चे को यानी कि छोटे बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहकर बुलाया भी। इन्होंने क्या कहा कि जो छोटा बच्चा है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, क्योंकि वातावरण से वो धीरे धीरे उन बातों को सीखता है जो उसके लिए क्या है, जरूरी है। तो इनका ये भी मानना था कि बालक के विकास के अंदर वातावरण का भी महत्व है, वातावरण का भी महत्व है और प्लस में वंशानुक्रम का भी महत्व है। आप वंशानुक्रम और वातावरण को शायद समझते हैं। वातावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट, और वंशानुक्रम क्या होता है, हेरिडिटी। यानी कि एक बच्चा कौन से वंश में पैदा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, लेकिन उसको आगे पलने के लिए, बढ़ने के लिए कैसा वातावरण मिल रहा है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने वंशानुक्रम को भी महत्व दिया और वातावरण को भी इन्होंने क्या दिया, महत्व दिया। पियाजे ने ये बताया क्या कि जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है, तो वैसे वैसे जैसे मान लो बच्चा पहले किसके अंदर आता है, शैशवावस्था के अंदर आता है। बच्चा पहले शैशवावस्था के अंदर आता है, उसके बाद बाल्यावस्था में आता है और बाल्यावस्था के बाद बच्चा किशोर हो जाता है। यानी कि वो किशोरावस्था तक आते आते अनेक जटिल संपत्तियों को वो सीख लेता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है ना, बच्चा नए नए कॉन्सेप्ट को, नए नए संपत्तियों को सीखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, अपने इस सिद्धांत के अंदर जीन पियाजे ने अनुकूलन को बड़ा महत्व दिया। अनुकूलन को, अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। अनुकूलन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। कि भाई बच्चे के अंदर वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की जो शक्ति होती है ना, वो जन्म से ही होती है। कोई भी बच्चा हो वो जन्म से ही वातावरण के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वो एडजस्टमेंट जो है उसकी बढ़ती जाती है। तो बच्चा वातावरण के साथ अनुकूलन करेगा। जब भी कोई समस्या, ये क्या कहते हैं कि जब भी कोई समस्या बालक के सामने आती है तो बालक समस्या को संपूर्ण रूप से समझता है।
बालक समस्या को संपूर्ण रूप से समझता है और फिर उसका क्या करता है, हल बच्चा प्रस्तुत करता है। यानी कि कोई भी समस्या बालक के सामने आ गई ना, तो बालक के बुद्धि के अंदर जितनी भी हमारे बुद्धि के अंदर शक्ति है ना, वो सारी आपस में मिलकर एक साथ काम करती है और बच्चा एडजस्ट कर लेता है। ऐसे होता है ना, जैसे मान लो एक बच्चा जिसको घर में ही रहने की हमेशा आदत है, अपने घर में रहता है, घर का खाना खाता है, लेकिन बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है बाद में, तो बच्चा हॉस्टल में रहेगा या पीजी में रहेगा, तो शुरू शुरू में उसको दिक्कत आएगी। शुरू शुरू में उसको लगेगा कि नहीं भाई, मैं तो एडजस्ट कर ही नहीं सकता, अब मैं इसमें हॉस्टल में कैसे रहूं या पीजी में कैसे रहूं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ता बीत जाएगा, तो बच्चा खुद ही कहेगा कि नहीं, अब तो एडजस्टमेंट हो चुकी है, अब तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। यही बात बताना चाहते हैं जीन पियाजे, कि जो बालक है वो एडजस्ट करना सीख जाता है। धीरे धीरे जैसे जो समस्या उसके सामने आएगी ना, तो बच्चा अनुकूलन करना सीख ही जाएगा, एडजस्टमेंट करना सीख ही जाएगा। बच्चे के अंदर ये शक्ति जन्म से ही होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, तो बच्चे को बाहर के वातावरण में रहने की आदत नहीं होती। बच्चे को धूल मिट्टी के अंदर रहने की आदत नहीं है। बच्चे को गर्मी में सर्दी में, बच्चा गर्मी में पैदा हो या सर्दी में पैदा हो, क्योंकि बच्चे को आदत होती है गर्भ के अंदर रहने की। तो बच्चा जब बाहर आता है इस दुनिया के अंदर, तो उसको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता है, 7 दिन तक लगातार बच्चे का वजन क्या होता है, कम होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद 7 दिन तक लगातार वजन कम होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे बच्चा क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। जन्म से ये शक्ति है बालक के अंदर, एडजस्ट कर लेता है। बाद में उसका वजन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चा वातावरण के साथ एडजस्टमेंट स्थापित कर लेता है ना। तो यही कहना चाहते हैं डॉक्टर जीन पियाजे कि अनुकूलन करने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति बालक के अंदर जन्म से ही क्या होती है। इसके बाद इन्होंने 2 बातों पर बड़ा जोर दिया। एक तो आत्मसातकरण, एक तो आत्मसातकरण और आत्मसात, 2 बार लिख दिया भाई, 1 मिनट ठहरो। एक तो आत्मसातकरण और दूसरा समंजन। एक तो आत्मसातकरण और दूसरा समंजन, ठीक है ना। तो आत्मसातकरण और समंजन, ये 2 चीजें बालक के अंदर होती है। ये दोनों अनुकूलन की क्या है, उप प्रक्रियाएं हैं। अनुकूलन की क्या है, उप प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो देखो आत्मसातकरण क्या होता है। आत्मसातकरण का मतलब क्या है कि बच्चा नए ज्ञान को ग्रहण करता है। आत्मसात का मतलब ग्रहण करना। बच्चा नए ज्ञान को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको अपना लेता है। और समंजन का मतलब अपने बुद्धि में फिर क्या करता है, उस ज्ञान को स्थायी रूप से कर लेता है। आप कहोगे मैडम ये तो दोनों एक ही बात है, इनमें फर्क है। देखो कैसे, जैसे एक बच्चे ने हमेशा जो कुत्ता देखा है ना, कुत्ता वो देखा है बच्चे ने सफेद रंग का, बच्चे ने हमेशा सफेद रंग का कुत्ता देखा है, और एक दिन वो काले रंग का कुत्ता देख लेता है। क्या देख लेता है, काले रंग का कुत्ता बच्चा देख लेता है। तो बच्चा कहता है कि देखो देखो ये क्या है, नया जानवर क्या आ गया, तो ये तो कुत्ते जैसा लग रहा है। उसकी मम्मी कहती है कि बेटा ये भी कुत्ता है। बच्चा कहता है नहीं मम्मी, कुत्ता तो सफेद रंग का होता है, कुत्ता तो सफेद रंग का होता है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा कुत्ता काले रंग का भी होता है, कुत्ता भूरे रंग का भी होता है, कुत्ता केवल सफेद रंग का नहीं होता। तो जब बच्चा नई बात सीख रहा है तो आत्मसातकरण है, ठीक है ना। नई बात सीख रहा है तो वो क्या है, आत्मसातकरण है। और समंजन क्या होता है कि जब वो नई बात को ग्रहण कर लेता है, इसमें सीखेगा, सोचेगा कि हाँ मेरी मम्मी सही कह रही है, वैसा ही तो मुंह है, वैसी ही 4 टांगे हैं, वैसी ही पूंछ है ना, वैसे ही जीभ निकाल रहा है अपनी। तो फिर वो समंजन में क्या कर लेगा, उस नए ज्ञान को ग्रहण कर लेगा कि हाँ अब मुझे ध्यान आ गया, मुझे समझ में आ गया ये बातें कि भाई कुत्ता जो है वो केवल सफेद रंग का नहीं होता, कुत्ता काले रंग का भी होता है। तो कोई भी ज्ञान अर्जित जब बच्चा करता है तो आत्मसातकरण और समंजन, ये दोनों क्रियाएं जो है बच्चे की चलती है। और बच्चा इन दोनों क्रियाओं में क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। इन दोनों बातों के अंदर बच्चा क्या करता है, ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करता है, जिसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रेशन कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। तो बच्चा क्या करता है,
संतुलन स्थापित करता है पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में। पुराना ज्ञान क्या था कि कुत्ता सफेद रंग का होता है, नया ज्ञान क्या है कि कुत्ता काले रंग का भी होता है। तो इन दोनों के बीच में जब बच्चा संतुलन स्थापित करता है तो उसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रेशन, यानी कि साम्य धारण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, साम्य धारण कहा जाता है। साम्य धारण माना इक्विलिब्रेशन। ठीक है भाई, आया समझ में कि बच्चा जब नया ज्ञान सीखता है तो पुराने ज्ञान में चेंज तो करेगा। अब नया ज्ञान हम कोई सीखते हैं तो पुराने ज्ञान में कुछ तो चेंज करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। और बच्चा क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। फिर आगे कहते हैं डॉक्टर जीन पियाजे कि बच्चे के अंदर तर्क करने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, ठीक है ना, और मनन करने की शक्ति और प्रत्यक्षीकरण यानी कि किसी चीज को देखकर उसका ज्ञान प्राप्त करने की जो शक्ति है वो भी जन्मजात होती है। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो शक्ति है ना वो सभी बच्चों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चों में तर्क करने की भी शक्ति हो, चिंतन करने की भी हो, मनन करने की हो, एक समान हो, नहीं, शक्ति अलग अलग होती है। कोई बच्चा ज्यादा चिंतन कर सकता है, कोई कम कर सकता है, कोई तर्क ज्यादा दे सकता है, कोई कम दे सकता है। तो ये शक्ति सभी बच्चों के अंदर क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद इन्होंने एक और नया शब्द मनोविज्ञान जगत को दिया और वो क्या था, स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है। इन्होंने नया शब्द दिया मनोविज्ञान के अंदर, वो क्या, स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है, बुद्धि। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा अपनी बुद्धि के जरिए, बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपनी बुद्धि के जरिए नया ज्ञान सीखेगा, नया ज्ञान सीख लेगा बच्चा अपनी बुद्धि के जरिए। और जब नया ज्ञान सीखेगा तो अपनी स्कीमा में क्या करेगा, चेंज करेगा। अपनी स्कीमा में क्या करेगा, चेंज करेगा जब बच्चा नया ज्ञान सीख लेगा। स्कीमा का मतलब बुद्धि होता है भाई। और इन्होंने स्कीम्स भी नाम दिया था, स्कीम्स। स्कीम्स क्या होते हैं, स्कीम्स को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, प्लानिंग बोल सकते हो, प्लानिंग। स्कीम्स को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, प्लानिंग। यानी कि बच्चा क्या करता है कि अपनी बुद्धि में चेंज करने के लिए नए नए प्लान करता है। अब जैसे आपको पेपर देने चंडीगढ़ जाना है तो आप क्या सोचोगे कि मैं कैसे जाऊं, मैं चंडीगढ़ जो मेरे को पेपर देने जाना है मैं बाय बस से जाऊं, ठीक है ना, मैं बाय एयर से जाऊं या फिर मैं बाय कार से जाऊं, अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर जाऊं। तो ये जो आप अलग अलग बात सोच रहे हो ना कि मैं बस से जाऊं, कार से जाऊं या गाड़ी से जाऊं, ये क्या है, ये स्कीम्स है। बच्चा ज्ञान ग्रहण करने के लिए अन्य को क्या करता है, स्कीम्स करता है। ठीक है। फिर प्याजे ने लोग क्या सोचते हैं इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये कहते हैं लोग कैसे सोचते हैं। इन्होंने इस बात के ऊपर अपना चिंतन मनन किया भाई। किसके ऊपर किया, ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचते हैं। इन्होंने कहा ये कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, भाई कुछ भी सोच सकता है। इसके ऊपर इनका ध्यान नहीं था। इनका ध्यान क्या था कि लोग कैसे सोचते हैं, सोचते कैसे हैं, लोग कैसे सोचते हैं। इन्होंने इस बात को क्या दी, इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने इस बात को क्या दी, इंपॉर्टेंस दी कि लोग कैसे सोचते हैं। इन्होंने सोचने के ऊपर, इस बुद्धि के ऊपर अपना जो है वो ज्ञान दिया, अपना विचार रखा, चिंतन मनन किया, प्रयोगशाला के अंदर अनेक प्रयोग किए। इसीलिए इनके सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासात्मक सिद्धांत क्यों कहा जाता है कि बच्चा विकास करता है, बच्चे के अंदर विकास करने की प्रक्रिया होती है। कब से कब तक, जन्म से मृत्यु तक। मैंने आपको यह बात कल ही बताई थी, मृत्यु तक, यानी कि बच्चा गर्भ से लेकर कब्र तक विकास करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास करता है बच्चा। तो बच्चे इस अवस्था के अंदर जैसे जैसे एक बालक विकास करता है, वो किशोर बनता है, युवा बनता है, उसके बाद प्रौढ़ भी बनता है, मतलब बूढ़ा भी होता है। लेकिन वो सोचता कैसे है, वो वातावरण से ज्ञान अर्जित करेगा और उस ज्ञान के हिसाब से ही क्या करेगा, अपनी धारणाओं को बना लेगा। फिर इनके सिद्धांत को, विकासात्मक सिद्धांत के अलावा इनके सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत का नाम भी दिया गया है। क्या कहा जाता है, अवस्था सिद्धांत का नाम भी दिया गया। अवस्था सिद्धांत का क्यों, क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चे अपने जीवन के अंदर विभिन्न अवस्थाओं में वातावरण के साथ कैसे संतुलन बनाते हैं। जब बच्चा एक शिशु होता है,
एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जब शिशु होता है तो वातावरण के साथ कैसा करता है, बालक हो जाएगा तो कैसे संतुलन स्थापित करेगा, किशोर होगा तो कैसा संतुलन होगा, और युवा होगा तो कैसा संतुलन होगा। यानी कि इन्होंने जो अपना सारा का सारा ध्यान है वो बालक की विभिन्न अवस्थाओं पर और उसके विकास के ऊपर इन्होंने केंद्रित किया था भाई। ठीक है, अपना सारा ध्यान बालक के विकास के ऊपर और विभिन्न अवस्थाओं में क्या किया, इन्होंने केंद्रित किया। फिर इन्होंने बालक के विकास को देखते हुए बालक के जीवन को इन्होंने 4 भागों में बांटा। इन्होंने विकास की क्या बताई, 4 अवस्थाएं बताई। क्या बताई, विकास की इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया, केवल किशोरावस्था तक 4 अवस्थाओं का वर्णन है। पहली कौन सी, पहली इनकी अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। पहली कौन सी है, संवेदी गामक अवस्था, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो, सेंसरी मोटोर स्टेज। सेंसरी मोटोर स्टेज बोलते हो, संवेदी गामक अवस्था। तो इसकी इन्होंने आयु कितनी बताई, 0 से लेकर 2 वर्ष तक। आयु कितनी बताई इन्होंने, 0 से लेकर 2 वर्ष तक इन्होंने इसकी आयु का समय बताया। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा कि पूर्व, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक काल। दूसरा कौन सा था, पूर्व संक्रियात्मक काल, जिसको आप इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हो। प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि मूर्त संक्रियात्मक काल। अच्छा, इसकी अवस्था और बता दूं, 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल। और इसका इन्होंने टाइम पीरियड क्या बताया, इन्होंने बताया 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष, इसको क्या कहा जाता है, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और नंबर 4 पर है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटो स्टेज। अगला है हमारा फॉर्मल यानी कि औपचारिक, लास्ट है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक काल। औपचारिक संक्रियात्मक काल, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मल, क्या बोलते हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, और जिसका समय है 11 से लेकर 18 वर्ष। जिसका समय कितना है, 11 से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक है, तो इन्होंने ये विकास की 4 अवस्थाओं को इन्होंने वर्णन किया था। प्रत्येक अवस्था की कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए हाँ जी, सबसे पहले हमारी कौन सी है आती है इसके अंदर, पहले आती है संवेदीय पेशिया या गतिवाही अवस्था। संवेदीय पेशीय अवस्था या गतिवाही अवस्था, जिसको हमने क्या बोला है, सेंसरी मोटोर स्टेज। जिसको हमने क्या बोला भाई, सेंसरी मोटोर स्टेज। प्याजे ने इस अवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा है। इस अवस्था में बच्चे के बौद्धिक विकास का आधार बनता है। जो बच्चे की बुद्धि होती है ना, उसका क्या बनता है, आधार बनता है। क्योंकि अगर सभी चीजें मैं थोड़ी थोड़ी स्क्रीन पर लिखूंगी तो आप पजल हो जाओगे, है ना। इसलिए मैंने ये स्क्रीन पर ये जो है नोट्स लगाया है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, अच्छी तरह से। तो देखिए, जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है ये 0 से 2 वर्ष तक होती है, जब बच्चा अपने संवेदनाओं के जरिए सीखता है। संवेदनाएं क्या होती हैं, बच्चे की कुछ कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनके द्वारा बच्चा सीखता है। कर्मेंद्रियां क्या होती है, बच्चे के हाथ पांव, और ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। बच्चा इनके सहारे सीखता है, अपने संवेदनाओं के जरिए सीखता है बच्चा, ठीक है ना।
और ये वो अवस्था होती है जब बालक इस दुनिया में जब आता है, उसके बाद उसकी जो बुद्धि होती है वो धीरे धीरे वातावरण के साथ संपर्क में आती है और बच्चे की बुद्धि के अंदर अनेक नई नई बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है, जिसमें बच्चा अपने इंद्रियों के जरिए, क्या बताया मैंने अभी, अपनी इंद्रियों के जरिए, ज्ञान इंद्रियों के जरिए ज्ञान को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे वस्तुओं को टकटकी लगाकर देखता है। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो किसी भी चीज को टकटकी लगा के देखेगा। अगर आप उसको कोई घूमता हुआ लट्टू दिखा दोगे या कोई ड्रम सा बजता हुआ बंदर ड्रम बजा रहा है, कोई भी खिलौना है, तो बच्चा उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर ज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना, वो बड़ी प्रबल होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती रहती है ना, ये क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। भूख लगने पर रोना, ये करेगा बच्चा, उसकी बौद्धिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, फिर जीवन के इन 2 वर्षों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं बालक के अंदर। ये 2 वर्ष ऐसे हैं जिनमें बच्चे के अंदर सबसे तेजी से परिवर्तन होते हैं। एक शिशु, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। शिशु को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट। तो ये क्या करता है, ये असमन्वित, अनकोऑर्डिनेटेड और प्रतिवर्त जैसा संस्थान, रिफ्लेक्स लाइक ऑर्गेनिज्म तथा जटिल संसार की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया करने में असमर्थ होता है। मतलब एक तो ये किसी के साथ अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बना सकता, केवल अपनी माँ के ऊपर डिपेंड होता है। बच्चे के लिए उसकी दुनिया उसकी माँ होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कर सकता बच्चा, यानी कि जैसा बच्चे को करने को कहोगे 0 से 2 साल का बच्चा वैसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो ज्यादा छोटा होता है और इस संसार की आवश्यकताओं के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर सकता भी। लेकिन जन्म के कुछ सप्ताहों में वह कुछ आदतें निर्माण कर लेता है। जैसे वह अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है, जब वो घर से बाहर जाता है तो फिर क्या करता है, अच्छा, उसको बढ़िया लगता है, तो वातावरण की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है। मतलब जब वो घर से बाहर उसको लेकर जाए ना गोद में, तो वो बड़ा खुश होता है, बाहर की घटनाओं को समझने की कोशिश करता है। वह दूध की बोतल देखता है तो समझ जाता है कि उसका भोजन आ गया है ना। जब बच्चा रो रहा होता है, लेकिन जब मम्मी जैसे दूध की बोतल को साफ करती है ना, बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि इस दूध की बोतल में अब मेरा भोजन डाला जाएगा, यानी कि मेरा दूध। फिर 2 महीने तक वह पिछली घटनाओं को जो है वो याद नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे आगे बढ़ेगा, उसकी आयु बढ़ेगी, वो धीरे धीरे अनेक बातों को सीखने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 6 या 8 महीने की आयु तक बच्चा नए और अधिक बढ़िया बढ़िया बातें करता है, उद्दीपन, स्टिमुलस ढूंढता है। वह बैठता है, रेंगता है, वह कमरे के दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए रेंगता है और 9 महीने तक बच्चे को वस्तुओं के स्थायीपन के विचार का विकास करता है, अर्थात ऐसी योग्यता जो दृष्टि से बाहर होने पर भी विद्यमान होती है। देखो ये कैसे, ये लाइन आपको समझा दूं। जैसे छोटा बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है और आप उसको देना नहीं चाहते। जैसे बच्चे ने अपने हाथ में क्या पकड़ लिया, चाकू, तो हमें पता है चाकू तो बच्चे को लग सकता है, तो आप बच्चे को क्या कह दोगे, ऐसे चिड़िया लेगी, और उसको पीछे छुपा लोगे, तो बच्चा ये मानेगा कि जो चीज आंखों से ओझल हो गई ना, उसका अस्तित्व नहीं है दुनिया के अंदर, यानी कि जो आंखों से ओझल हो गई वो खत्म। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 2 साल का होता है ना, बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अब आप कहोगे ना लेगी चिड़िया, तो फिर वो आपके घूमकर पीछे आ जाएगा, वो कहेगा हाथ दिखाओ, आप खड़े हो जाओ, क्योंकि चीज आपने छुपा रखी है। इसका मतलब बच्चे के अंदर यह गुण विकसित हो गया कि जो चीज आंखों से ओझल हो जाती है ना, उसका भी अस्तित्व है, वो खत्म नहीं हुई अभी तक। फिर बच्चा क्या करता है, तुतलाकर बोलता है। इस उम्र में बच्चा भाषा सीखता है। बच्चा 1.5 साल का हो जाता है ना, तब टूटे फूटे शब्दों को 2-2, 3-3 शब्दों को मिलाकर बोलता है, जैसे बाहर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, ये टूटे फूटे शब्द बच्चा बोलता है। बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बच्चा बोलना चलना ये सब सीख लेता है, अपनी माँ को ढूंढता फिरता है, रेंगती हुई गेंद का पीछा करता है, अपने दादा दादी, माता पिता, मित्रों, टीवी कार्यक्रम, अन्य घटनाओं के बारे में बात करता है। ठीक है ना, यानी कि बच्चा जो है वो कुछ कुछ इस दुनियादारी को समझने अब लग जाता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा होता है ना, वो क्या होता है, आत्म केंद्रित की भावना होती है, बच्चे के अंदर सेल्फ सेंट्रिज्म की भावना होती है।
यानी कि बच्चा सोचता है कि मम्मी प्यार करे तो मुझे, पापा प्यार करे तो मुझे, दादा दादी गोद में ले तो मुझे। अगर उसके मम्मी पापा या दादा दादी किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले लेते हैं तो बच्चा रोता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। बच्चे में आत्म केंद्रित की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चा केवल अपनी ही बात को सही मानता है, ठीक है ना। बच्चा केवल अपनी ही बात को क्या मानता है, सही मानता है। वो अर्धभाषी होता है बच्चा। और क्या होता है, बच्चा अपने अंदर ही मगन रहता है। ये किसकी विशेषता है, ये है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था है। उसके बाद देखो, उसके बाद कहा गया है उस बालक के बारे में क्या, कि इस सारी अवस्था में बच्चे की मांगे बहुत कम होती हैं। बच्चा 2 साल का बच्चा क्या मांगेगा, कुछ नहीं। वह सेल्फ सेंट्रिज्म होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ईगो सेंट्रिज्म एक ही बात है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम करते हैं अगला, पूर्व प्रक्रिया अवस्था अथवा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये कब से कब तक होती है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक मानी जाती है। पर यहाँ पर 6 लिखी हुई है, कई जगह बच्चों 6 लिख देते हैं, कई जगह 7 लिख देते हैं, पर इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप एग्जाम में 2 से 6 लिख कर आओगे तो भी एक्यूरेट है, और अगर आपने 2 से 7 लिख दिया ना तो भी ठीक है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। 6 या 7 मान सकते हो आप। बालक स्व केंद्रित नहीं होता, दूसरे के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चे की जो पहचान क्षमता है ना, बच्चे को जो पहचान क्षमता है वो बालक की क्या होती है, विकसित होती है, उसमें परिवर्तन आता है, शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। बालक के जो शब्दों का ज्ञान है ना, शब्द भंडार है, उसमें वृद्धि होती है। 2 से 6 साल का बच्चा भाषा सीखता है। पहले तो वो टूटे फूटे शब्द बोल रहा था, लेकिन अब पूरे पूरे लंबे लंबे वाक्य बोलता है। बच्चा खेल खेलता है, लेकिन पहले 0 से 2 साल का बच्चा खिलौनों से खेलता है, वो खेल नहीं खेलता। आप उसके सामने ज्यादा सारे खिलौने रख दो, बच्चा उनसे खेलता रहेगा। लेकिन 2 से 6 या 7 साल का जो बच्चा होता है ना, अब वो खेल खेलेगा, वो कहेगा दूसरे को क्या, मेरे साथ खेलिए। वो घर से बाहर जाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा मिलकर, ठीक है ना। फिर बच्चे की पहचान क्षमता बढ़ती है, शब्द ज्ञान बढ़ता है, शब्दों का प्रयोग करता है, नए नए शब्दों का, लेकिन कार्य कारण संबंध से अनजान होता है। कार्य कारण संबंध से क्या हो जाता है, अनजान। आप कहोगे मैडम ये कार्य कारण संबंध क्या है, मतलब कोई काम किस कारण से हो रहा है, बच्चे को ये नहीं पता। बच्चा ये तो बता देगा कि 2 और 2 4 होते हैं, पर वो ये नहीं बता सकता कि कैसे होते हैं। बच्चा कार्य और कारण के संबंध से क्या होता है, अनजान होता है। जैसे बच्चे के स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है, तो बच्चा खुश है, घर में आकर बताएगा मम्मी को पापा को कि हमारे स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम है। लेकिन बच्चा ये नहीं बता सकता कि वो प्रोग्राम क्यों है, 15 अगस्त के दिन हुआ क्या था। बच्चा दिवाली आएगी, बच्चा खुश हो जाएगा बड़ा कि हाँ दिवाली है, पटाखे फोड़ेंगे, पर बच्चे को ये नहीं पता कि ये दिवाली मनाई क्यों जाती है। अगर आप कहोगे जी हमने बच्चे को बताया नहीं, बता दो, चाहे आप 6 या 7 साल के बच्चे को बता दो चाहे दिवाली क्यों मनाई जाती है, बच्चा समझ नहीं पाएगा उस बात को, क्योंकि बच्चे की इतनी बुद्धि ही नहीं है। बच्चा हमेशा अपनी बुद्धि के अनुसार, प्याजे बार बार कहता है कि बच्चा उतना ही सीखेगा जितनी उसकी अवस्था है। अगर अवस्था से ज्यादा सिखाने का प्रयत्न करोगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इस उम्र के बालक खिलौनों को वास्तविक मानते हैं, तरह तरह के बिना सिर पैर की बातें करते हैं, अकेले बैठे घंटों अपने आप से बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा खेलता रहेगा और अपने आप ही बोलता रहेगा, हम कहेंगे अरे क्या बड़बड़ा रहा है, तो उसके पास कोई जवाब थोड़ी ना होता है। प्याजे ने इसे कलेक्टिव मोनोलॉग कहा है। जब बच्चा अकेलो घंटे बैठकर बातें करता है तो प्याजे इसको क्या कहता है, कलेक्टिव मोनोलॉग। क्या क्या होता है कलेक्टिव मोनोलॉग, अपने आप से बातें करना। बच्चा ख्याली दुनिया में खोया रहता है, यानी कि यथार्थ वास्तविकता रियलिटी है ना, उसके लिए महत्व नहीं रखती। फिर बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण नहीं होता। कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण। क्या कहा मैंने कि बालक के अंदर कंजर्वेशन का गुण नहीं होता। कंजर्वेशन माना संरक्षण। कंजर्वेशन होता क्या है, यानी कि अगर आकार और स्थिति में परिवर्तन आ जाए तो वस्तु में परिवर्तन नहीं आता। आप कहोगे मैडम वो कैसे, जैसे आपने बच्चे को दूध डाल दिया एक छोटे गिलास में और वो भरा हुआ गिलास है, फिर आपको ये लगा कि नहीं ये तो
ज्यादा है और बच्चा इसको गिरा सकता है जमीन पर, आप बड़े गिलास में उसी दूध को उसके सामने डाल दोगे, बच्चा क्या कहेगा, मैं इसमें दूध नहीं पीऊंगा क्यों, ये आधा है, आप वो भरा वो मुझे दो। उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती, अरे अभी अभी तेरे सामने तो डाला है, ये गिलास बड़ा है और ये छोटा है। अगर आप बच्चे के सामने इस तरह से करोगे ना कि एक तो आपने चौड़ा गिलास ले लिया और उसमें पानी भरा हुआ है, और एक लंबा ले लिया, सॉरी एक चौड़ा ले लिया और इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है, अगर आप पूछोगे कि इन दोनों में से किसमें ज्यादा पानी है तो बच्चा इसमें बताएगा। बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये चौड़ा है, लेकिन पानी तो दोनों के अंदर सेम ही है। आपने बच्चे को क्या दिखाया, दो पेन दिखा दिए, आपने बच्चे को क्या दिखा दिए, दो पेन दिखा दिए और ये कहा सेम है ना, फिर एक पेन को थोड़ा ऊपर करके, ऐसा था ना, मार्कर दिखाना, ये पेन एक बार, पेन, आपने बच्चे को ये दोनों दिखा दिए और आपने कहा कि दोनों की हाइट सेम है ना, बच्चा कहेगा हाँ जी सेम है जी, लेकिन आपने जब ऐसे करके दिखाया कि दोनों की हाइट सेम है, आप वो कहेगा ना ये बड़ा है। उसकी इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो ये कह दे ना दोनों सेम ही थे, ये तो आपने ऊपर कर लिया, इतनी बुद्धि बच्चे के अंदर नहीं होती। यानी कि बच्चे के अंदर पलटावे का गुण नहीं होता, बच्चा पलट कर पीछे वाली बात के ऊपर नहीं सोच सकता, ठीक है ना, बच्चा पलट कर पीछे वाली बात के ऊपर नहीं सोच सकता। उसके बाद ये जो अवस्था होती है ना, बच्चे समाजीकरण की भावना बच्चे के अंदर आती है, क्योंकि 7 साल तक का बच्चा स्कूल भी जाने लग जाता है, दोस्तों से मिलता है, नई नई टीचर से मिलता है ना, और पड़ोस के अंदर भी अलग अलग बच्चों से मेल मिलाप करता है, तो बच्चे के अंदर समाजीकरण की भावना आती है, ठीक है ना, और वे अहम केंद्रित होते हैं, अभी वो ईगोसेंट्रिज्म ही होते हैं, वे ठोस रूप से सोचते हैं, वे दुनिया के बारे में उस ढंग से नहीं सोचते जिस ढंग से बड़े व्यक्ति सोचते हैं, वो अपनी बात को सही मानते हैं। और इस अवस्था में वयस्कों बड़ों का क्या काम है कि बच्चों को यह सिखाना कि वे दूसरे के साथ अंत्यक्रिया माना बातचीत कैसे करें, और विकास की अगली अवस्था से पहले सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तन उनमें दिखाई देने लग जाते हैं। अगली अवस्था कौन सी आएगी, मूर्त संक्रियात्मक काल। इस उम्र में जब बच्चे 2 से 6 या 7 साल के होते हैं, बड़ों का क्या कर्तव्य है कि वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें। जितना बच्चा दूसरों के साथ बात करेगा ना, उतना बच्चे की बुद्धि जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद देखो स्थूल संक्रिया की अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था, तो ये तीसरी अवस्था है, 7 से 12 साल तक होती है। वहां मैंने कहा था ना 2 से 7 साल कर लो भाई, क्योंकि 2 से 7 साल ही होती है, ठीक है, ठीक है जी। तो देखो भाई 7 से 12 साल की होती है, बच्चे अधिक व्यवहारिक हो जाते हैं, यथार्थवादी हो जाते हैं, यानी कि व्यवहार करना आ जाता है, सच को समझते हैं और दो घटनाओं या वस्तुओं के बीच में फर्क समझ सकते हैं। इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर 5 बातों का विकास होता है। कितनी बातों का, 5 बातों का, 5 गुण बालक के अंदर इस अवस्था में आ जाते हैं। एक तो कंजर्वेशन का गुण आता है, कंजर्वेशन यानी कि उस ज्ञान को जो कोई पदार्थ रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद भी मात्रा संख्या भार में समान होता है। जैसे 2 गिलास हमने, एक छोटा एक बड़ा लिया, दूध सेम ही डाला, ठीक है, और इसे कंजर्वेशन कहा जाता है। वस्तुओं के संबंध में जानकारी संज्ञान विकास की किस अवस्था में अधिक होती है, इसके लिए पियाजे ने एक प्रयोग किया, ठीक है। पियाजे ने अलग अलग अवस्थाओं के बालकों को बिठाकर 2 शीशे के जार लिए, एक पतला था, लंबा था, दूसरा चौड़ा था। पहले पतले जार में पानी भरा, फिर उस पानी को चौड़े जार में डाल दिया। दूसरे जार में पानी कम ऊंचाई तक पहुंच पाया क्योंकि वह चौड़ा था। पियाजे ने अलग अलग आयु के बालकों से पूछा, तो फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों ने बताया, पूर्व संक्रियात्मक माना 2 से 7 साल के बच्चों ने बताया कि पहले जार में पानी ज्यादा है, लेकिन बाद वाले बच्चों ने बताया कि जब बच्चा 7 से 11 साल का हो जाता है तो उन्होंने बताया कि पानी तो दोनों में बराबर है, लेकिन एक जार लंबा है, पतला है, और दूसरा जार क्या है, चौड़ा है। आई मेरी बात समझ में? पियाजे ने ये प्रयोग किया था, अलग अलग अवस्थाओं के बच्चों को बिठाया, तो 2 से 6 साल 7 साल के बच्चे, 2 से 7 साल के बच्चे बोलते हैं कि पतले वाले में ज्यादा पानी है, लेकिन 7 से 11 साल के बच्चे बोलते हैं पानी तो सेम ही है, लेकिन दोनों गिलासों में अंतर है, ठीक है ना, दोनों गिलासों में क्या है, अंतर है, ठीक है भाई। उसके बाद अगला हमारा कौन सा है इसके अंदर,
दूसरे नंबर का गुण इसके अंदर कौन सा आता है? संख्या बोध का। दूसरे नंबर का गुण आता है इसके अंदर संख्या बोध का। ठीक है, तो संख्या बोध क्या होता है बच्चों? न्यूमरेशन। बालकों में संख्या का बोध हो जाता है, वे एक जगह रखी वस्तुओं को, कपड़ों को, किताबों को गिन सकते हैं, यानी कि बच्चों को गिनती आने लग जाती है, सीधी सी बात है। कर्मानुसार व्यवस्था, शेरिएशन। प्याजे के अनुसार बालक वस्तुओं को क्रम में लगा सकते हैं, जैसे छोटी बड़ी 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 बड़ी। आप बच्चों को कह दोगे कि ये कटोरियां हैं, इनको छोटी बड़ी बड़ी के हिसाब से लगा दो, बच्चा लगा देगा सीक्वेंस में। पेंसिल है बच्चे के पास 4-5, आप कहोगे छोटी बड़ी बड़ी के हिसाब से लगा दो, बच्चा लगा देगा। उसके बाद देखो अगला है हमारा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो वस्तुओं पर अनेक दृष्टियों से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे अलग अलग आकार की वस्तुओं को, अलग अलग रंग की वस्तुओं को अलग अलग कर सकता है बच्चा। उसके बाद देखो पारस्परिक संबंध, विभिन्न उद्दीपकों के पारस्परिक संबंधों को भी बालक अच्छी तरह समझ सकता है। मतलब इन दोनों का आपस में संबंध किसका है? दो वस्तुओं का। ठीक है ना, क्या संबंध है, इनको बच्चा समझ सकता है। जैसे जूते के फीते अगर बच्चे को ढूंढने हो तो आप कहोगे इस ब्लैक वाले जूते के फीते ढूंढ दो और इस रेड वाले जूते के, तो बच्चा उनके संबंध को समझने लग जाता है और उसी के हिसाब से उनको ढूंढकर और जूते के फीते बंद कर देता है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो दो रेखाओं में कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, इसकी पहचान सरलता से कर लेते हैं। ठीक है, औपचारिक प्रक्रिया अवस्था ये लास्ट है हमारी, जो 12 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक होती है? 12 से 18 वर्ष तक होती है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसको किशोरावस्था कहते हैं भी, किशोरावस्था। इसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था, यानी 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। इस अंतिम अवस्था में बालक के भीतर जो सबसे ज्यादा विशेषता होती है ना, वो है तार्किक चिंतन करने की क्षमता। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो जो चिंतन करता है वो अतार्किक होता है। बच्चा बेसिर पैर की बातें करेगा, बच्चा ऐसी बातें करेगा जिसको सुनकर हमें हंसी आएगी भाई। बच्चा बेसिर पैर की बातें करेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा किशोरावस्था तक पहुंचेगा तो बच्चा तर्क वाली बातें करेगा, बेतुकी बातें नहीं करेगा। सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त विचारों के संबंध में भी चिंतन करता है। बालक अपने वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक स्थितियों में आरोपित करता है और अलग अलग घटनाओं को परिकल्पना बनाकर, परिकल्पना क्या होती है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाकर अलग अलग घटनाओं की उनका क्या कर देता है? सॉल्यूशन कर देता है भी। उनका क्या कर देता है? सॉल्यूशन कर देता है। ठीक है, तो इस अवस्था के अंदर जो बालक है वो क्या करता है? नियम, सिद्धांत और व्यवहार, इन सब का बालक के अंदर क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है वो उस चरण से गुजरता है कि वह समय के विचारों पर पूरी शक्ति खर्च कर देता है और शानदार भविष्य की कल्पना करता है। यानी कि किशोरावस्था का बच्चा ये सीखता है कि मुझे जीवन में आगे करना क्या है, मैं क्या काम करूंगा, मैं एक बड़ा सा घर बनवाऊंगा, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं ऐसे विदेश घूमने जाऊंगा। मतलब अलग अलग तरह की जो कल्पनाएं है ना वो बच्चा करता है। ठीक है ना, उसका जो अहम केंद्रित यानी कि जो ईगो सेंट्रिज्म था ना बच्चा, वो बात खत्म हो जाती है। अब वह पूरे विश्व की भलाई के बारे में सोचने लग जाता है। बच्चा सोचता है कि समाज का भला होना चाहिए, पूरे विश्व का भला होना चाहिए, वो केवल खुद के बारे में अब नहीं सोच सकता। ठीक है ना, क्लियर? तो आप इसको एग्जाम में कैसे करोगे? पहले आप प्याजे के बारे में बताओगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बताया कि स्कीम्स के बारे में, संतुलन के बारे में, वो सब आप मेरी वीडियो जब 2-3 बार देखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। आप उस हिसाब से अपना नोट्स भी बना सकते हो, और नहीं तो आपके पास बुक भी है, उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा। फिर आप ये चारों अवस्थाएं लिखेंगे और इनकी विशेषता इनके अंदर लिख देंगे। आपका 16 नंबर का बड़ा अच्छा सा प्रश्न बनकर तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 16 नंबर का जबरदस्त प्रश्न बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आज हमने प्याजे कर लिया, कल के लेक्चर में हम एक और नया टॉपिक करेंगे। ठीक है ना, तो तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।